Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Area and to our series of class 11th NCERT Fundamentals of Physical Geography. In this video, we are continuing our chapter 6 Geomorphic Processes. पिछली दो वीडियो में हमने इसके पार्ट 2 तक पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और यह है इस वीडियो का पार्ट 3, इस चैप्टर का पार्ट 3। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले हम एक सॉइल क्या होती है ये जान लेते हैं। Soil is a dynamic medium in which many chemical, physical and biological activities go on constantly। यानी एक डायनेमिक मीडियम है। डायनेमिक मतलब हमेशा चेंज होते रहने वाला। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इसमें हमेशा केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती रहती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ। कोई भी प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल में ही ग्रो हो सकता है और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट को कंज्यूम कर कर ही लिविंग रहते हैं। So therefore it is a medium of growth। And third important characteristic is it is a result of decay। इस characteristic को हमने important क्यों बोला? क्योंकि इसको हम अभी आगे जब soil forming process पढ़ेंगे तब हमारे काम में आएगी ये word decay। क्योंकि soil क्या है, वो decay होने का result है। अब किसका decay होना? rock का decay होना और organic matter का decay होना। कैसे, हम आगे देखते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ये वर्ड आपको याद रखना है। अब पेडोजेनेसिस पढ़ने से पहले यानी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं आपको सॉइल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सॉइल का ओवरव्यू क्या है? अब इस ओवरव्यू को देखते देखते आप अपने दिमाग में सॉइल की एक इमेज लाइए और साथ साथ आप इसको सुनिए। जो हमारी सॉइल होती है वो कैसे बनती है? कोई रॉक है, ये टूटा, पहले वेदरिंग के कारण ये टूटा, वेदरिंग के कारण टूटा, तो फिर उसके बाद इसका डीके हुआ, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ और इसका डीके होते गया ऑर्गेनिक मैटर और इस मिनरल मैटर का, इसको हम मिनरल मैटर कहेंगे किसको? जो ये रॉक टूट के बन, रॉक का जो मटेरियल बचा हुआ है टूटा हुआ, और ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे किसको? जो अलग से ऐड हुआ है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेन। तो उसके बाद हमारी सॉइल तैयार होती है। अब सॉइल का कंपोजिशन देखिए आप, अप्रोक्सीमेटली 45% इसमें होता है मिनरल मैटर। मिनरल मैटर कौन सा होता है? जो कि ये रॉक के छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पार्टिकल बचे हैं उसको हम कहते हैं मिनरल मैटर। ये कितना होता है? 45%। और मात्र ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली 5% इज अप्रोक्सीमेटली ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर इतना कम होता है, सिर्फ 5%। अब ये तो हो गया हमारा 50% हो गया हमारा। और 25% होती है एयर, जो कि ऑर्गेनिक मैटर, और ये है ऑर्गेनिक मैटर मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मिनरल मैटर, ऐसे ही मिलेंगे। और बीच में जो एयर, ये पोर्शन बच रहा है, इसको हम बोलते हैं पोर्स। इन पोर में क्या भरी रहती है? या तो एयर भरी होगी या वाटर भरा होगा। तो 25% एयर हो गया, 25% वाटर। ये है हमारी सॉइल की कंपोजिशन। टोटल मिला के कितना हो गया? 100%। तो ये मैंने आपको एक सॉइल का ओवरव्यू दे दिया है। अब हमें सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ने में आसानी होगी। तो सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन वेदरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हमने पिछली वीडियो में मास मूवमेंट पढ़ा, इरोजन पढ़ा, लैंडस्लाइड पढ़ा। उसमें हमने बोला सॉइल वेदरिंग एड्स मास मूवमेंट, वेदरिंग एड्स इरोजन, बट वेदरिंग इज नॉट प्रीरिक्विसाइट फॉर इरोजन, क्योंकि वहां पे मूवमेंट की बात थी। लेकिन सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन वेदरिंग, यहाँ पे कंपलसरी है वेदरिंग, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो इसका डीके हो रहा है, जो हमारा ये रॉक है इसका डीके हो रहा है। इसका डीके होने के लिए पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही पड़ेगा, और इस टूटने को ही हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। देखो, देयरफॉर सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन वेदरिंग। अब शुरू करते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ना। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले है, फर्स्ट स्टेप इज वेदर्ड मैटर। सबसे पहले तो हमने यही पढ़ लिया कि सबसे पहले रॉक जो होगी वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगी, यानी इसको वेदरिंग बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा? वेदर्ड मटेरियल कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया। अब जो ये वेदर्ड मटेरियल है, इसमें सबसे पहले ये रॉक थी, मिनरल मैटर की बात हुई। अभी तक सिर्फ हमारे पास मिनरल मैटर अवेलेबल है। रॉक टूट गया यानी हमारे पास मिनरल मैटर आ गया। अब इस मिनरल मैटर में क्या होगा? बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये रहे छोटे छोटे बैक्टीरिया, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। बैक्टीरिया आ जाएंगे और इन्फीरियर प्लांट बॉडीज यानी मॉसेस, लिचेंस, ये सारे आ जाएंगे। इन्फीरियर प्लांट बॉडीज यानी छोटे छोटे प्लांट बॉडीज इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा रहा फर्स्ट स्टेप। अब जब ऐड हो गए तो इनका, जो ये बैक्टीरिया थे और इन्फीरियर प्लांट बॉडीज थी यानी मॉसेस और लिचेंस, ये डेड होंगी और इनका डेड रिमेन किस में ऐड हो जाएगा? ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। यानी अब दो चीजें आ गई, मिनरल मैटर तो था ही
ये रहा हमारा मिनरल मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड हो गया। ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, इसमें माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स भी ग्रो हो जाएंगी। अब जो ये 2 चीजें हमारे पास थी, अब इसमें छोटे छोटे फर्न्स, छोटे छोटे फर्न्स और छोटी छोटी ग्रासेस ऐड हो जाएंगी। अब धीरे धीरे जब ये हो जाएगी तो अब हमारे पास एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, कोई जब ये पूरी चीजें आ गई है, तीनों चीजें साथ में हो गई है, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और छोटे छोटे ग्रासेस, जब ये तीनों चीजें आ गई हैं, अगर इसमें अब फिर कोई कोई बर्ड या कोई भी एनिमल सीड ले आता है, अगर इसमें यानी कोई सीड ले आता है किसी ट्री का, तो वो आसानी से इसमें ग्रो हो सकती है। यानी अब इसमें ट्री भी ग्रो हो चुके हैं। लेटर बुशेस एंड ट्रीज स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू सीड्स ब्रॉट इन बाय बर्ड्स एंड विंड थ्रू एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स आ चुके हैं। अब प्लांट क्या करेंगे, इस मीडियम में प्लांट क्या करेंगे, जितना भी मटेरियल अभी तक हमारे पास जमा हुआ है, जितना भी मटेरियल अभी तक जमा हुआ है, उसको बरोइंग करेंगे। यानी छोटी इनकी जो रूट्स होगी और एनिमल्स जो आएंगे यहाँ पे, ये क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ पर बरोइंग करेंगे। बरोइंग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मतलब इसको पोरस कर देंगे, छोटे छोटे पोर इसमें बना देंगे। जब इसमें छोटे छोटे पोर बन जाएंगे, मास ऑफ मटेरियल बिकम पोरस एंड स्पंज लाइक, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यानी इसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा हो सकेगा और हवा भी आसानी से पास हो सकेगी। यानी ऑक्सीजन की कंटेंट भी सही हो गई, CO2 की कंटेंट भी जितनी चाहिए उतनी हो गई, आसानी से एयर पास हो रही है और वाटर भी रिटेन हो रहा है। तो अच्छा खासा हमारे पास एक सॉइल, मैच्योर सॉइल हमारे पास डेवलप हो जाएगी। फाइनली ये मैच्योर सॉइल फॉर्म्स। तो ये रही हमारी 5 स्टेप रही सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हमने पढ़ ली। अब पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है पढ़ने के लिए, जिसको हम याद कर सकते हैं क्लोरप्ट के नाम से। क्लोरप्ट क्या है, CL स्टैंड्स फॉर क्लाइमेट, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिज्म, R स्टैंड फॉर रिलीफ यानी टोपोग्राफी, P स्टैंड फॉर पैरामीटेरियल एंड T फॉर टाइम। इसमें आपको याद ये रखना है कि CL एंड O तो जो है यानी क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म जो है, ये एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर हैं, यानी एक्टिव रोल ये प्ले करते हैं। और RPT जो है यानी रिलीफ, पेरेंट और पेरिमेटेरियल और टोपो और टाइम, सॉरी, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम, ये जो है ये पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं। अब क्यों एक्टिव है क्यों पैसिव है, ये हमें इनका रोल समझ पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाएगा। शुरू करते हैं क्लाइमेट से। क्लाइमेट का जिक्र आते ही आपके दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि है 2 चीजें क्या हैं, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। शुरू कर पहला पढ़ लेते हैं रेनफॉल, यानी इसका ए रेनफॉल। 2 टर्म हमें यहाँ पे याद रखने हैं, एलुविएशन एंड इलुविएशन। एलुविएशन क्या होता है, जब बारिश ज्यादा होगी, जब सॉइल हमारी तैयार है यहाँ पे, जब बारिश ज्यादा हुई है, हमारे पूरा एक सॉइल प्रोफाइल रही, ठीक है। अब यहाँ से बारिश जब ज्यादा होगी तो अपने संग क्या करेगी, नीचे को पानी नीचे को जाएगा, अपने संग क्या जाएगा, ऊपर जो बेसिस प्रेजेंट है इनको भी नीचे ले जा लेगा। ऊपर कुछ मटेरियल जो सॉइल में प्रेजेंट है इनको भी अपने संग पानी नीचे ले जाएगा और ये मटेरियल नीचे जाके जमा हो जाएगा। ऊपर जो मटेरियल था वो नीचे जाके जमा हो गया। अब जहां से ये चला गया, इस हॉरिजन को हम, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसको जो नीचे जाने की प्रोसेस है, इसको हम एलुविएशन बोलते हैं। इस प्रोसेस की बात हो रही है अभी, नीचे जाने की प्रोसेस को हम एलुविएशन बोलेंगे और नीचे जो जमा हो गया है इसको हम बोलेंगे इलुविएशन, इस प्रोसेस को। सो एलुविएशन, एक्सेस वाटर हेल्प्स इन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट। ये जो सॉइल कंपोनेंट था इसको ये नीचे ले गया, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एलुविएशन। एंड जो ये नीचे जाके, जो ये कंपोनेंट नीचे जाके जमा हो गया है, ये इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोल, इसको हम बोलेंगे इलुविएशन। एलुविएशन इलुविएशन आपको क्लियर हो गया। अब है इन इक्विट, अब होता क्या है ये देखिए, जहाँ पे इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट है, यानी जहाँ पे ज्यादा बारिश है, अब हमें तो इसको रेनफॉल के अकॉर्डिंग ही कैटेगराइज करना है ना, यानी जहाँ पर ज्यादा बारिश है और जहाँ पर कम बारिश है। पहले हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट में पढ़ेंगे जहाँ पर ज्यादा बारिश है, फिर पढ़ेंगे ड्राई क्लाइमेट में जहाँ पे कम बारिश है। तो ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट अलोंग विद बेसिस, यानी कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इन सब का बेसिस बनता है, आपको पता होगा। इनका बेस सॉल्यूशन के साथ साथ सिलिका भी जाता है, यानी सिलिका यानी कोर्सर फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल, यानी मोटा वाला मिनरल जो होता है, यानी स्ट्रॉन्ग मिनरल जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, वो भी नीचे चले जाएगा। भारी वाला हिस्सा भी हल्के वाले के साथ नीचे चले जाएगा। इसको हम बोलेंगे डीसिलिकेशन, यानी सैंडियर पोर्शन जो होता है सॉइल का, रेतीली वाला हिस्सा, तो इसको हम बोलेंगे, यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट में हमें डिसिलिकेशन देखने को मिलेगा। और ड्राई क्लाइमेट में क्या होगा, हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल कम है, यानी इवेपोरेशन ज्यादा होगा और प्रेसिपिटेशन कम होगा। इवेपोरेशन ज्यादा हो गया, यानी जो पानी नीचे नीचे वाले एरिया में था, जो पानी यहाँ
कोई सॉइल है, अगर जो पानी नीचे था वो ऊपर सरफेस में आ जाएगा और सरफेस से फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पर बचेगा सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट बचेगा। अब जो ये लिविंग बिहाइंड सॉल्ट्स, और ये सॉल्ट जो होगा वो मोटी मोटी गाढ़ क्रस्टल पोर्शन बना देगा, मोटे मोटे हार्ड पैन्स बना देगा। तो ये तो रही ड्राई क्लाइमेट्स की बात, इसलिए हमें ड्राई एरिया में यानी राजस्थान जैसे एरिया में और गुजरात के कच्छ रीजन में आप देखोगे कि हमें सॉल्टी मिट्टी देखने को मिलती है और हार्ड पैन्स यानी रेगिस्तान जैसा कुछ देखने को मिलता है, पथरीली जमीन। इन ट्रॉपिकल इंटरमीडिएट क्लाइमेट, ये एक्सट्रीम पढ़ लिया जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, ये एक्सट्रीम पढ़ लिया जहाँ पे कम बारिश होगी। अब जहाँ पे थोड़ी बहुत नॉर्मल बारिश है वहाँ पे हमें कैंकर नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, यानी इक्वेटोरियल इंटरमीडिएट क्लाइमेट में हमें कैंकर नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, यानी कैल्सिफिकेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी कंकड़ हमें देखने को मिलेंगे। रेनफॉल पढ़ लिया हमने क्लाइमेट का। सेकंड हमने बोला था क्लाइमेट में एक रेनफॉल, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे केमिकल एक्टिविटी कम होगी। केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो डीपर सॉइल प्रोफाइल यानी वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलेगी, ऐसा हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। और अगर कम टेम्परेचर होगा तो केमिकल एक्टिविटी कम होगी, केमिकल एक्टिविटी कम होगी तो सॉइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, जैसे कि टुंड्रा रीजन यानी पोलर रीजन में हमें देखने को मिलता है। यानी फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर Cl कंप्लीट हो गया। अब आते हैं O की तरफ, फिर पढ़ेंगे R, P और T। ऑर्गेनिज्म ClO हमने बोला था एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है, यानी ऑर्गेनिज्म भी क्या है, एक एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है। ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, आप कॉमन सेंस अपना लगा सकते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी कोई प्लांट है, बैक्टीरिया है, एनिमल का डेड रिमेन है, तो इससे हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ेगा सॉइल में। ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ेगा तो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी सॉइल की बढ़ती है। सम ऑर्गेनिक एसिड, और ये तो रहा इसका पहला फैक्ट, पहला इंपॉर्टेंट रोल, जो कि ये मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। सेकंड इन ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा होता है, डेड रिमेन जो है वो डिकम्पोज हो रहा होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है। ये ऑर्गेनिक एसिड की वजह से क्या होता है, जो मिनरल वाला पोर्शन है यानी 45% वाला जो मिनरल वाला पोर्शन था वो भी डिकम्पोज होता है। तो यानी सॉइल ज़्यादा अच्छी बन सकती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये तो दूसरा रोल रहा इसका, पहला है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड जो होगा डिकम्पोजिशन के टाइम पे वो पैरेंट मटेरियल को भी डिकम्पोज करेगा, यानी मिनरल पोर्शन को भी डिकम्पोज करेगा। लास्ट वन, थर्ड वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिजम्स का। आपको बता दूं, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस जो अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन ये N2 के फॉर्म में अवेलेबल है। प्लांट को जो होती है वो नाइट्रोजन एसेंशियल होती है, एसेंशियल होता है नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए, लेकिन ये N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते, N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते। इनको चाहिए किसी और फॉर्म में, अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग। किसी को चाहिए नाइट्रेट के फॉर्म में, किसी को चाहिए नाइट्राइट के फॉर्म में, किसी को चाहिए अमोनिया के फॉर्म में। अब ये फॉर्म में कैसे आएगा इनके लिए, एटमोसफेयर में तो सिर्फ N2 के रूप में अवेलेबल है, तो ये N2 के फॉर्म से कुछ ऐसा हो कि ये N2 के फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाए, इसके लिए कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिजम्स का, आप देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है हमने बता दिया। बैक्टीरिया कैसे हेल्प करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को, यानी जो ये वाली नाइट्रोजन को थी इसको इस वाली नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। बैक्टीरिया हो सकता है किसी प्लांट के साथ मिलकर करें, जिसको हम कहेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है, ऐसा होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, यानी रूट में प्रेजेंट होता है और साथ में मदद करता है कि उस लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन को सही फॉर्म में कन्वर्ट करने में, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। हो सकता है कि बैक्टीरिया अकेले ही कर दे, किसी बिना किसी और ऑर्गेनिज्म के, बिना किसी और प्लांट के अकेले ही कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अदर बैक्टीरिया, लो, अगर बैक्टीरियल एक्टिविटी कम है और अगर बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा है, कम कहाँ पर होगी, कोल्ड रीजन में, ज़्यादा कहाँ पर होगी, हॉट रीजन में। देयरफॉर जहाँ पर कम रीजन में बैक्टीरियल एक्टिविटी कम है तो इसका मतलब जो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, यानी वो जमा हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे कोल्ड रीजन होगा बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होगी और ह्यूमस हमें वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जमा हो जाएगा। जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हॉट रीजन है, वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा है, लिविंग, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, ह्यूमस हमारा डिकम्पोज हो गया और हमें ह्यूमस कम देखने को मिलेगा सॉइल में।
तो यानी क्लाइमेट हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया। अब पढ़ते हैं पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। फर्स्ट फर्स्ट पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इज रिलीफ। दिस इज द पैसिव कंट्रोल फैक्टर, जैसा कि अभी हमने बताया। इससे कैसे इफेक्ट होता है? ये इफेक्ट करता है रिलीफ से, आप समझ सकते हैं मतलब टोपोग्राफी, माउंटेनियस है या प्लेन्स है या कैसी है, हमारी जो लैंडफॉर्म है वो कैसा है। तो ये हमारा क्या क्या कैसे कैसे इफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल टू सनलाइट। कोई पेरेंट मटेरियल है, उसको ये अगर ऊपर है तो यानी सनलाइट के ज़्यादा पास है तो इसको ज़्यादा एक्सपोजर होगा, नीचे है तो कम, थोड़ा दूर है सनलाइट से तो देर में होगा, तो यानी एक्सपोजर कम है। तो हमारा जो सरफेस है, जो रॉक है, वो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर में है या नहीं है, इसको हमारा कौन डिसाइड करता है? रिलीफ डिसाइड करेगा। यानी ये भी एक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इट इज अ पैसिव फैक्टर। अमाउंट ऑफ ड्रेनेज थ्रू द पेरेंट मटेरियल्स। अब पानी कितना जमा हो जा रहा है, और पानी यहाँ पर कितना पानी जमा हो जा रहा है। अगर स्लोप ऐसा होगा तो पानी जमा नहीं होगा और नीचे को चले जाएगा, तो ये भी हमारा रिलीफ पे ही डिपेंड करेगा। और जेंटल स्लोप्स वेयर इरोजन इज स्लो एंड परकोलेशन ऑफ वाटर इज गुड, सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी फेवरेबल। यानी जेंटल स्लोप, ना ज़्यादा ये, ना ज़्यादा स्टीप, ना ज़्यादा प्लेन फ्लैट, एक जेंटल स्लोप ही हमारे एक प्रॉपर सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉपर कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है। एंड फोर्थ वन इज पेरेंट मटेरियल। Parent material is also a passive control factor. Soil formation depends upon texture and structure of passive parent rock. यानी पेरेंट रॉक कैसा है? अगर पेरेंट रॉक से ही तो छोटे छोटे टूट कर लास्ट में डीके होकर हमारा क्या है, सॉइल फॉर्म हो रही है, तो सॉइल फॉर्मिंग पेरेंट मटेरियल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज अ पैसिव फैक्टर। व्हाई? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे पैसिव क्यों बोल रहे हैं? पैसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तो हमारी शुरुआत की बात है, इसमें बाद में ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड हो रहा है, बाकी सारी चीजें भी ऐड हो रही हैं, लेकिन शुरू शुरू में तो हमारी सॉइल में यही है। बाद में जब बैक्टीरिया आ जाएगा, मॉसेस लिकेंस आ जाएंगे और ट्रीज आ जाएंगे, बुशेज आएंगे, सारी चीजें आएंगी, तो उसके बाद ये काफी चेंज हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये पेरेंट मटेरियल जैसी ही दिखेगी सॉइल, तो इसलिए कहते हैं बिकॉज ओनली व्हेन सॉइल यंग, जब सॉइल यंग है उसी टाइम पे ये ग्रेट रिजेम्बलेंस करती है पेरेंट मटेरियल से, उसके बाद धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती है। एंड लास्ट वन इज टाइम। टाइम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जियोफॉर्मिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो भी अभी तक हमने पढ़ी, वो बाकी के चार फैक्टर कितनी टाइम तक वो अप्लाई हुए हैं, उसको वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे ही डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली टाइम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। द लेंथ ऑफ टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट डिटरमाइंस मैच्योरेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल कितनी डेवलप्ड है और सॉइल कितनी मैच्योर है, ये टाइम पे ही डिपेंड करेगा। सॉइल डेवलप फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिटेड सॉइल सॉइल डेवलप फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिटेड सॉइल आर कंसिडर्ड यंग एंड पुअरली डेवलप। अगर शुरुआत रिसेंटली डिपॉजिटेड कोई एलुवियम है, अगर कोई मान लीजिए वाटर से, या जो हमारा जो पेरेंट मटेरियल है वो टूटा, अभी अभी टूटा है और बाद में यहाँ पे आके डिपॉजिट हुआ है, ये कोई रिसेंटली की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बाकी जितने भी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम तक अभी नहीं अप्लाई हुए हैं इस पेरेंट मटेरियल में, इस बेड रॉक में अभी ज़्यादा टाइम तक अप्लाई नहीं हुए हैं। तो इसको इसमें हम इसका मतलब क्या है? अभी सॉइल यंग है, मैच्योर नहीं हुई है और अभी पुअरली डेवलप्ड है। तो ये रहे हमारे सॉइल फार्मिंग प्रोसेस एंड सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स। इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।